नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया नाथूराम गोडसे के बयान पर आधारित है। प्रस्तुत है उस पुस्तक का अगला अंश, यशस्वी होकर आइए। इसके बाद के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बड़गे ने कहा, गोडसे, आप्टे और मैं तथा शंकर किस्तैया एक दिन टैक्सी में घूम रहे थे कि नाथूराम ने कहा, हमें सावरकर जी के अंतिम दर्शन कर लेने चाहिए। उसके कहने पर हम सावरकर सदन गए। शंकर को आंगन में बाहर ठहरने के लिए कहा गया। हम तीनों सावरकर सदन में गए। आप्टे ने मुझसे निचली मंजिल पर ही ठहरने के लिए कहा। गोडसे और आप्टे ऊपर गए। 5-10 मिनट में ही वे पुनः नीचे आ गए। उनके भी तुरंत ही तात्याराव सावरकर आए। वह बोले, यशस्वी होकर आइए। यह शब्द उन्होंने आप्टे और गोडसे के लिए कहे थे। इसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर आकर हम चारों टैक्सी में बैठे और रुइया कॉलेज की ओर निकले। टैक्सी में आप्टे ने मुझसे कहा, तात्याराव का कहना है कि गांधी जी की आयु पूरी हो चुकी है, अपना काम पूर्ण रूप से सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद हम अफजुलपुरकर के घर की ओर चले गए। यह घटना दिनांक 17/1/1948 की है। सावरकर जी ने इस प्रसंग को अस्वीकार करते हुए कहा, आप्टे और गोडसे मुझसे नहीं मिले थे। यशस्वी होकर आइए ऐसा मैंने किसी से नहीं कहा। गांधी जी की आयु पूरी हो चुकी है, इस प्रकार की भविष्यवाणी भी मैंने नहीं की। बड़गे के कथनानुसार आप्टे, गोडसे और बड़गे मेरे पास मिलने के लिए आए थे। यदि इसे मान भी लिया जाए तो भी वह आगे यह कहता है कि गोडसे और आप्टे मुझसे मिलने ऊपर आए थे। वे मुझसे मिलने आए थे या घर में किसी अन्य से मिलने के लिए आए थे, यह समझना उसके लिए संभव नहीं है। यदि हम भी मान लिया जाए कि वे लोग मेरे पास आए थे, तो भी हमने परस्पर क्या वार्तालाप किया यह तो वो जान नहीं सकता। अतः उन लोगों ने मुझसे षड्यंत्र के विषय में बात की थी, ऐसा बड़गे के वक्तव्य के आधार पर यह मान लेना न्यायोचित नहीं होगा। उस दिन आप्टे और गोडसे बहुत स्थानों पर गए और अनेक लोगों से बोले। हैदराबाद राज्य का स्वतंत्रता आंदोलन तथा हिंदू राष्ट्र के प्रकाशन के संबंध में उन्होंने बहुत लोगों से वार्तालाप किया तथा पैसा एकत्रित किया, ऐसा वियोजकों का कथन है। किंतु मेरे साथ भी केवल षड्यंत्र के विषय में ही बोले, ऐसा आरोप लगाना क्या न्यायोचित होगा। यदि बड़गे का यह कथन मान लिया गया, मैंने यशस्वी होकर आइए ऐसा कहा भी, तो यह कथन किसी अन्य कार्य के लिए क्यों नहीं हो सकता। गांधी जी की आयु पूरी हो चुकी है, मेरा यह कथन बड़गे ने स्वयं सुना, ऐसा वह नहीं कहता। उसका कहना है यह उसको आप्टे ने कहा है, अतः उसके लिए मैं किस प्रकार उत्तरदायी हो सकता हूँ, विशेषकर जब आप्टे और गोडसे इस घटना को भी अस्वीकार करते हैं। टैक्सी ड्राइवर की साक्षी। मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर का नाम एतप्पा कोटियन था, जिसकी टैक्सी एक दिन सावरकर सदन के आसपास चक्कर काटती रही। बड़गे, शंकर किस्तैया, नाथूराम और आप्टे उसमें बैठकर सावरकर सदन गए थे, ऐसा वियोजकों का आरोप था। साक्षी के कथनानुसार उसकी गाड़ी शिवाजी उद्यान की ओर खड़ी की गई। चारों सवारियां नीचे उतर गईं। वे लोग कोने के दाईं ओर को मुड़कर दूसरे घर तक गए। इतना ही नहीं, उस ड्राइवर एतप्पा को दिखाई दिया था। उसकी साक्षी से यह किंचित भी आवाज नहीं मिलता कि जिस घर में उसकी टैक्सी की सवारियां गई हैं, उस घर का नाम सावरकर सदन था और साक्षी को उसका ठिकाना ज्ञात है। वे लोग उतरकर कहाँ गए, इसका उसको तनिक भी ज्ञान नहीं। वो ऐसा भी नहीं कहता है कि वे लोग उतर के दूसरे घर में गए थे। उसका कहना है कि वे लोग 5 मिनट में ही वापस आ गए थे। किंतु बड़गे की साक्षी के आधार पर टैक्सी से घर तक जाने के 5 मिनट, पुनः इस टैक्सी पर पहुंचने में इस प्रकार 20-25 मिनट का समय लगता है। दोनों साक्षियों के कथन में इस प्रकार की विसंगतियों को ध्यान सावरकर जी ने न्यायालय को दिलाया। आप्टे और गोडसे ने पहले ही इस प्रसंग को बड़गे की कल्पना कहा था। न्यायमूर्ति के पूछने पर शंकर किस्तैया ने कहा था कि शिवाजी उद्यान तक वह उन लोगों के साथ टैक्सी में गया था, किंतु आप्टे, बड़गे और नाथूराम टैक्सी से उतरकर कहीं गए थे। वह स्वयं टैक्सी में ही बैठा रहा। सावरकर तथा सावरकर सदन का तो उसने नाम नहीं सुना था। वस्तु स्थिति से इसकी भी विसंगति की ओर सावरकर जी ने ध्यान आकर्षित किया। सावरकर जी द्वारा गांधी जी की आयु के विषय में की गई भविष्यवाणी की शंकर किस्तैया के निवेदन में पुष्टि होनी चाहिए थी, क्योंकि बड़गे के कथानुसार
आप्टे ने उसको यह बात टैक्सी में बैठने के बाद बताई थी। न्यायमूर्ति के पूछने पर शंकर किस्तैया ने कहा, मैं ड्राइवर के पास बैठा था। शेष तीनों पिछली सीट पर बैठे थे। वे मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोलते थे। मुझे न तो उनका बोलना स्पष्ट सुनाई देता था और न ही मेरी समझ में आता था। बड़गे के कथन की दोनों साक्षियों में से किसी एक ने भी पुष्टि नहीं की। सावरकर जी ने न्यायमूर्ति के ध्यान में यह बात दिलाई और कहा कि उसकी बात को सीधे ही काटा जा सकता है। मैं सावरकर जी की आज्ञा से षड्यंत्र में गया बढ़ गई। मैं सावरकर जी का एक निष्ठ सेवक था, अतः सावरकर जी के विषय में कहा गया मेरा कथन प्रामाणिक होना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए बड़गे ने एक अन्य विचित्र बयान दिया। बड़गे स्वयं इस षड्यंत्र में क्यों सम्मिलित हुआ, इसके विषय में बताते हुए उसने कहा कि गॉडसे और आप्टे ने अनेक बार उसकी आर्थिक सहायता की थी। उनका आभारी होने के कारण वह सदैव ही उनका कथनानुसार कार्य करता था। अतः नाथूराम और आप्टे के कहने पर ही वह गांधी जी को मारने के लिए उनके साथ दिल्ली गया था। इस पर भी इस काम को करने की सावरकर जी की आज्ञा थी। इस प्रकार आप्टे ने उसको समझाया था। इसलिए उनकी अर्थात सावरकर जी की आज्ञा का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझकर उनके साथ गया था। इस प्रकार इस षड्यंत्र से सावरकर जी का संबंध जोड़ने के लिए बड़गे का ऊपर लिखित कथन सबसे अधिक हानिकारक एवं छदमपूर्ण था। सावरकर जी की आज्ञा है ऐसा यदि उसको नहीं कहा जाता तो वह इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं होता। न केवल इतना, नाथूराम और आप्टे भी इस दुष्कर कार्य को अपने कंधे पर नहीं ले सकते थे। इस प्रकार की भावना बड़गे के इस कथन से परिलक्षित होती है। यह प्रमाण भी सुनी सुनाई बातों पर आधारित होने के कारण इसका उत्तर देने के लिए सावरकर जी को कोई विशेष श्रम की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। बड़गे के इस कथन के अनुसार किसी प्रकार को स्वतंत्र पुष्टि नहीं थी। सावरकर जी ने कहा, बड़गे जैसा साहसी, धैर्यवान, सुपरिचित व्यक्ति मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार स्वयं मुझसे ही उस आज्ञा के संबंध में पूछ सकता था। यशस्वी होकर आइए ऐसा मैंने कहा, यह उसने सुना और देखा, ऐसा उसका कथन है। आप्टे और गॉड से समीप ही थे, उससे भी अधिक वह अपने को समीप बताता है, तो स्वयं मुझसे पूछ सकता था, यह आपकी आज्ञा ही है ना। परंतु बड़गे ने ऐसा नहीं किया। यदि बड़गे स्वयं को इतना एकनिष्ठ आज्ञाकारी मानता है तो वह 20 जनवरी को गांधी जी पर सामने से आघात करना छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए क्यों भाग खड़ा हुआ। मैं समझता हूँ यदि बड़गे दिल्ली गया भी होगा तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही रहा होगा कि किसी प्रकार निर्वासितों को अपने अवैध अस्त्र बेचकर अधिक धन कमाने की इच्छा से या किसी अन्य उद्देश्य से ही गया होगा। बड़गे झूठा है, कपटी है। बड़गे की गवाही के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सावरकर जी ने उसके चरित्र एवं व्यवहार का न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्षीकरण करते हुए कहा कि बड़गे कहता है, मैं बिना लाइसेंस के बम तथा पिस्तौल आदि बेचता था। मैंने खरात के घर में शस्त्रास्त्र का थैला रखा था, क्योंकि यदि मैं पकड़ा जाऊं तो शस्त्रास्त्र मेरे पास ना मिले, ये मेरा हेतु था। दिल्ली में ड्राइवर की जानकारी के बिना मैंने दोनों पिस्तौल टैक्सी में रखी, क्योंकि यदि वे पकड़ी जाती तो टैक्सी वाला संकट में पड़ जाता और मैं बच जाता। मैं बिना टिकट यात्रा करता था और टिकट कलेक्टरों को रिश्वत देता था। मैं पैसा चाहता था। मैं चाहता था कि मुझसे पिस्तौल लेकर दीक्षित जी महाराज मुझे न्यूनतम 350 रुपये दें। इसलिए वह पिस्तौल मुझे बदले में मिलने पर भी उसे मैंने मोल लिया है, ऐसा मैंने उनसे झूठ ही कहा था। यह सच बड़गे ने अपनी साक्षी में विभिन्न अवसरों पर कहा था। इससे स्पष्ट है कि बड़गे झूठा एवं कपटी है और अपने प्राण बचाने के लिए दूसरों के प्राण विपदा में डाल सकता है। ट्रंक कॉल दिल्ली से दिनांक 19/1/1948 की प्रातः 9:20 पर दिल्ली के टेलीफोन नंबर 8024 में बम्बई के टेलीफोन नंबर 60290 पर एक ट्रंक कॉल बुक कराई गई। दिल्ली का नंबर हिंदू महासभा भवन का था और बम्बई का सावरकर सदन का अभियोजकों की ओर से यह आरोप लगाया गया था। उनका कथन था कि ट्रंक कॉल वैयक्तिक था, ऐसा उनके कागज पत्रों से विदित होता था। नाथूराम, आप्टे, करकरे, मदन लाल बड़गे और शंकर, ये लोग दिल्ली में थे और हिंदू महासभा भवन में ठहरे थे। ये अभियोजक पहले ही कह चुके थे। अभियोजकों का कहना था कि वह ट्रंक कॉल कासार या दामले के नाम से था। कासार सावरकर जी के अंगरक्षक का नाम था और दामले उनके कार्यवाहक था। आप्टे और नाथूराम उन दोनों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने ही यह कॉल बुक कराई होगी
और वह सावरकर जी के लिए ही होगी, ऐसा तर्क अभियोजक प्रस्तुत करते थे। टेलीफोन सावरकर सदन में निचली मंजिल पर था। निचली मंजिल पर हिंदू संगठन का कार्यालय था और उस कार्यालय में अनेकानेक कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, यह भी न्यायालय को ज्ञात था। यह ट्रंक कॉल अनुत्तरित हुआ था, उसमें कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि बंबई कार्यालय से यह कहा गया कि अपेक्षित व्यक्ति उपस्थित नहीं है। दिल्ली की ओर से कॉल को कैंसिल करा दिया गया था और उसको रजिस्टर में निरस्त अंकित कर दिया था। प्रत्युष्णों के अवसर पर एडवोकेट भोपटकर जी ने इस कथन की धज्जियां उड़ा दी और सावरकर जी ने अपने कथन का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया। वह ट्रंक कॉल कासार और दामले के लिए नहीं था, वह वकीलों ने उस साक्षी से ही कहलवा दिया था। चिट्ठी एक नाम था कसैया और दूसरा था दलाल। आगे चलकर दलाल काट कर डी मेलों में लिखा गया था। ये दोनों नाम कासार और दामले से सादृश्य रखते हुए भी दूसरी ओर इस नाम के व्यक्ति न मिलने पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष इस कथन से निकाल लेना न्याय के विरुद्ध हो जाता था। उस ट्रंक कॉल का भुगतान 2 रुपया 12 आना 19/5/1948 को दिया गया था। हिंदू महासभा के कार्य के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कॉल बुक कराई गई होगी, ऐसा स्पष्टीकरण युक्तियुक्त था। दिल्ली से किसने कॉल बुक कराई, इसका कोई लेखा जोखा और प्रमाण प्राप्य नहीं था, अतः यह इस प्रमाण की अप्रामाणिकता है। जो दूरध्वनि जन्म से पूर्व ही मर चुकी थी, उसके विषय में क्या पूछना, जो जन्मा ही नहीं अथवा जो हुआ ही नहीं, उसकी क्या वार्ता करना। इस रीति से सावरकर जी ने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया था। विधायक अंग अपने विरोध में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रमाणों का सटीक सप्रमाण उत्तर देने के उपरांत सावरकर जी ने अपने निवेदन में रचनात्मक उत्तर प्रस्तुत किया और उन्होंने यह कहा कि अभियोजक जो कुछ भी प्रमाणित करना चाहते हैं उसे प्रमाणित करने में नितांत असफल रहे। रचनात्मक प्रमाणों के लिए उन्होंने समय समय पर प्रकाशित किए गए अपने बयानों को प्रस्तुत किया। उनमें एक बयान दिनांक 6/11/1940 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें नेहरू को सजा होते ही उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए नेहरू की देशभक्ति की प्रशंसा की गई थी। अगस्त 1942 में जब कांग्रेसी नेताओं को बिना किसी प्रकार के आरोप एवं प्रमाण के जेलों में ठूंसा गया था, उस समय सावरकर जी ने जो बयान प्रकाशित किया था वह उन्होंने प्रस्तुत किया। गांधी जी के अनशन की समाप्ति के लिए उन्होंने दिनांक 22/2/1943 को एक बयान प्रकाशित किया था, वह भी प्रस्तुत किया गया। कस्तूरबा के देहांत पर दिनांक 23/2/44 को गांधी को भेजे गए संवेदनात्मक पत्र की प्रतिलिपि गांधी जी की जेल से मुक्ति के बाद दिनांक 7/5/1944 को प्रकाशित किए गए बयान आदि ये सब बयान उसमें समाविष्ट थे। इस ऑडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।